अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। शनिवार को मार्को रूबियो कोलकाता पहुंचे। कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने मदर टेरेसा की संस्थान के लोगों से मुलाकात की और वो दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, इस दौरे को लेकर ये बात कही जा रही है। मार्को रूबियो दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में और कई दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते इस समय हैं, माना जा रहा है कि मार्को रूबियो के यात्रा के बाद से वो और मजबूत होंगे और जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है वो ख़त्म होगी। सहयोगी सुधीर शर्मा के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स 100 साल हो जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में भारत दरअसल CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। आपको बताएं कि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाने की तैयारी है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होगी 2030 में। बैटन जो है वो अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी और उसके बाद यहाँ की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह का माहौल रहने वाला है। बड़े बड़े मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो इस स्टेडियम ने करवाए हैं और अगर आप इस पूरे स्टेडियम को देखें, क्रिकेट स्टेडियम है और क्रिकेट स्टेडियम में पूरा नज़ारा आप देखिए। 1,30,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की इसके अंदर कैपेसिटी है। जब ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है तो किस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, किस तरह से लोग जो है उत्साहित होते हैं। और पूरी दुनिया में इस तरह का स्टेडियम जो है अपने आप में टेक्नोलॉजी के हिसाब से और तमाम सुविधाओं के हिसाब से पहला माना जाता है। ख़ास बात यह भी है कि इस स्टेडियम वो गवाह बनेगा जब कॉमनवेल्थ गेम होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पे होगी, अपने आप में भारत के लिए काफ़ी गौरवान्वित होने की ज़रूरत है क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2010 में जिस तरह से हुआ कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2030 में ऐसा माना जा रहा है कि अगर वो रहते तो उनके ही रहते हुए ये कॉमनवेल्थ गेम जो है वो कराया जाएगा। हाईटेक तकनीक से लैस है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चारों तरफ अगर आप देखेंगे बड़े बड़े पैनल्स हैं, बड़े बड़े पैनल्स के साथ में सिटिंग कैपेसिटी आप देखिए, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है और अपने आप में ये काफ़ी हाईटेक जो है माना जाता है। टाटा इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2026 वो यहाँ पर हुआ और साफ तौर पे इस तरह के तमाम मैचेस, नेशनल इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं और जिस तरह से तैयारियाँ यहाँ पे चलती हैं आप देखेंगे चारों तरफ किस तरह से बैठने के अरेंजमेंट्स यहाँ पर होते, तो एक तरह से गवाह बनेगा ये स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जब 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में स्थित जिमखाना क्लब रसूखदारों और एलीट क्लास के लोगों का है और ये क्लब बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के सामने राष्ट्रपति भवन से बामुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 27 एकड़ से ज़्यादा भूमि में ये क्लब है और 1913 में यानी अंग्रेजी राज में ये बना था और इस समय जो इसमें के अंदर बिल्डिंग है वो 1930 में बना था। तब से ये रसूखदार लोगों का और रईस लोगों का, एलीट क्लास के लोगों का ये क्लब है और ये भूमि जिमखाना क्लब को पट्टे पर अंग्रेजी राज में दी गई थी। अब मोदी सरकार ने उस पट्टे को वापस ले लिया है और जिमखाना क्लब को नोटिस दे दिया गया है कि 5 जून तक अब इसे आप खाली कर दें। जो बातें कही गई उसमें कहा गया कि ये सार्वजनिक उद्देश्य से इसका उपयोग हो सकता है और रक्षा से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसका डेवलपमेंट इसके ऊपर होगा और दूसरे सारे इस पर विकास कार्य होंगे। और ये भी कहा गया कि अति संवेदनशील क्षेत्र में ये है। सबसे पहले तो हम सब लोग जानते हैं कि ये जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली जिमखाना क्लब, बहुत ही पुराना ओल्ड हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था। तो जितनी भी ओल्ड इंस्टीट्यूशन हो, हिस्टोरिकल हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पब्लिक लैंड के ऊपर पेरिनियल राइट्स रख सकती है।
तो पहला तो मेरा ये कंसर्न है। इनकी अगर आप लीज डीड देखेंगे उसमें लिखा है कि री एंट्री हो सकती है। अब अगर गवर्नमेंट री एंट्री का क्लॉज ले रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनको ये लैंड चाहिए। शहरी और आवास विकास मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया है कि अब इसे खाली आप कर दें। आपको बता दें कि अंग्रेजी राज में इसको पट्टा मिला था 1930 में। उस पट्टे को अब सरकार ने निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और तत्काल इन्हें 5 तारीख तक खाली करने का है। तो अब ये जो दिल्ली के रईसों का, रसूखदार लोगों का जो ये क्लब था, अब यहाँ ये नहीं रहेगा, क्योंकि अब सरकार ने इसे अधिगृहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट के हालातों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगातार रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल पर 3 बार में पैसे बढ़ाए गए, जो तकरीबन 5 रुपये लीटर के हिसाब से हैं। पेट्रोल पर भी 5 रुपये लीटर और डीजल पर भी 5 रुपये लीटर के हिसाब से बढ़ा दिए गए। वहीं आज CNG पर भी 1 रुपया प्रति किलो बढ़ाया गया है। पिछले दिनों कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी पैसे बढ़ाए गए थे, दूध पर भी पैसे बढ़ाए गए थे। तो अब जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम आदमी का बजट गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से यात्री किराए में भी और माल ढोने वाले जो गाड़ियां हैं उनके किराए में भी इजाफा होने का अंदेशा माना जा रहा है। सरकार कुछ बढ़ाती है, महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ाती है, तब अपन ये सोचते हैं कि यार ये इतना बढ़ाया रहे हैं 100 रुपये, तो 200 रुपये 400 रुपये तो बढ़ जाएगी महंगाई। हर चीज़ पे बढ़ रहा है, दाल पे है, घी पे है, तेल पे है, ऑयल पे है, सब पे बढ़ रहा है। खर्चों पे असर पड़ेगा इसका? पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। कैसे मैनेज कर? अब जो कम करें, कम चलाएंगे गाड़ी, कम जो जब तक दाल सब्जी रोटी वो खाओ, बस और क्या इसका। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। टीचर शर्मा मामले में नया पहलू सामने निकल के आया है। समर्थ को पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया, जहां पर पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। जिला न्यायालय ने तमाम तर्कों के सुनने के बाद 7 दिन की रिमांड समर्थ की पुलिस को दे दी है। हालांकि इस बीच में पुलिस का तर्क यह था कि क्राइम सीन पर समर्थ को ले जाना है, इसके अलावा भी कई तरीके के सबूत और साक्ष्य इकट्ठे करना है। इस बीच में बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह विभाग को CBI जांच के अनुशंसा के लिए पत्र लिखा था। ये भी माना जा रहा है आज या कल में इसकी तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई देगी। यही नहीं, दिल्ली से एम्स की टीम भी भोपाल पहुंच रही है और भोपाल में एम्स में टिशा के शरीर का पोस्टमार्टम 2 करते हुए दिखाई देगी। इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि जिस दौरान PM हो उस दौरान पूरी वीडियोग्राफी होना चाहिए, तमाम जो साक्ष्य है सामने आना चाहिए। परिवार वाले भी सामने अब खुल के बोल रहे हैं। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि जिस तरीके से PM1 किया गया था उसमें कई साक्ष्य छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब PM2 होगा तो कई तरह के खुलासे होते हुए दिखाई देंगे। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर लगभग 7 साल की सज़ा और 3.5 लाख रुपए का जुर्माना डाला है। आपको बता दें ये 2 पैन कार्ड मामले 2019 का है और इस मामले में रामपुर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज रामपुर की MP MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही जेल में सजा काट रहे हैं। देखिए, जो राज्य की जो अपील लगाई गई थी सजा वृद्धि को लेके, उसमें जो माननीय अवर न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी 7 साल की, उसमें जितने भी सेक्शंस हैं सभी में सजा वृद्धि की गई है माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा। और इसमें जो मोहम्मद आजम खान है इनको अधिकतम 10 वर्ष की सजा दी गई है और जितने भी सेक्शंस हैं उनमें जुर्माना बढ़ाया गया है। बाकी जो अब्दुल्ला आजम खान है इनकी जो सजा है 7 साल की और इनका भी जो जुर्माने की धनराशि है वो माननीय न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई है। रामपुर से मैं सैयद शनावन नवाज नकवी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज विधि विधान से खोल दिए गए। कपाट खुलने के दौरान हजारों तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब में मौजूद थे। हजारों भक्तों की मौजूदगी में हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेमकुंड साहिब में
शासन और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आसानी से हेमकुंड साहिब के दर्शन हो सकेंगे। कपाट खुलने के बाद अब भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने हेमकुंड की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस भी अब मुस्तैद नजर आ रही है। परवीन दावत, न्यूज़ स्टेट, चमोली। केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वीकेंड पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। सरल सेवा के माध्यम से कतारबंद तरीके से श्रद्धालुओं को गौरीकुंड भेजा जा रहा है, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए केदारनाथ धाम सहित पूरे पैदल मार्ग पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों को तैनात कर दिया गया है। टोकन व्यवस्था लागू कर आसानी से श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। धाम में हर दिन आस्था का हुजूम उमड़ रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर पर पहुंचकर विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। परवीन दावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। राजधानी लखनऊ में यूपी विधानसभा की नई बिल्डिंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि गोमती नगर स्थित सहारा शहर में यूपी विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके लिए आज एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। टेंडर की जो अवधि होगी वो 21 जून तक होगी, यानी कि जो इच्छुक कंपनियां हैं वो निर्माण के लिए, डिजाइन के लिए 21 जून तक टेंडर के लिए आवेदन कर सकती हैं। गौरतलब है कि 1994 में सरकार की तरफ से सहारा शहर की ये जमीन सहारा इंडिया परिवार को 30 सालों के लिए लीज पर दी गई थी। पिछले साल चूंकि लीज की अवधि खत्म हो गई, जिसके बाद नगर निगम ने इस जमीन को खाली करा लिया सहारा इंडिया परिवार से, और अब इस पर जो स्वामित्व है वो नगर निगम का है। आपको बता दें कि तकरीबन 245 एकड़ में जो पूरा क्षेत्र होगा वो विधानसभा का होगा, जिसमें कि सचिवालय भी बनेगा, और ये बात भी सामने आ रही है कि सीएम आवास का भी निर्माण इसी जगह पर किया जाएगा। देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से यूपी विधानसभा की नई बिल्डिंग को बनाने को लेकर जो कवायद है वो चल रही है, क्योंकि इससे पहले दारुल सफा से लेकर वृंदावन योजना में विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने तय किया कि सहारा इंडिया, जो कि पहले यहाँ पर उसका ऑफिस हुआ करता था, इसी जगह पर यूपी विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार की जाएगी। देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है, चूंकि गोमती नगर का इलाका है, पॉश इलाका माना जाता है। वैसे में माना जा रहा है कि जल्द ही, जैसे ही टेंडर की जो प्रक्रिया होगी जब खत्म होगी, उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है। अखिलेश तिवारी और सैफुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही पहले से मामले में वांछित चल रहे थे। दोनों ही ओटी टेक्नीशियन बताए जा रहे हैं। इनको हर केस में 50,000 रुपये दिया जाता था। आपको बता दें कि आहूजा हॉस्पिटल में हुए केस के मामले में दोनों कानपुर आए थे और ऑपरेशन के वक्त दोनों मौजूद थे। इसके अलावा उनसे पूछताछ में भी पता चला है कि वे 4 बार कानपुर आ चुके हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के 4 मामलों में उन्होंने कानपुर में आकर के हिस्सा लिया था। उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले में आगे जाँच कर रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र रावतपुर से गीतानगर क्रॉसिंग के पास से की गई है। अखिलेश तिवारी और सैफुद्दीन, ये दोनों अभियुक्त हैं, अखिलेश तिवारी और ये सैफुद्दीन। अखिलेश तिवारी जो इसने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है ग्वालियर से। ये दोनों ही फ्रीलांसर हैं। सैफुद्दीन जो है वो ओटी टेक्नीशियन है। ये लोग भी अलग अलग जगहों पर ओटी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। कानपुर में आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अस्पष्ट रिपोर्ट तैयार की, जिसको लेकर के आईटीबीपी के जवानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और वह अपनी शिकायत को लेकर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर अधिकारियों के साथ में बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान थे, जिनको देख करके एक बार ये ऐसा लगा जैसे उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव किया हो। लेकिन वह पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचे थे, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आईटीबीपी के जवानों ने, उनके अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और बताया कि इस मामले में आधी अधूरी रिपोर्ट पेश की गई है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने
सीएमओ को तलब किया और सीएमओ को बुला करके उनसे कहा गया कि वे मामले में स्पष्ट रिपोर्ट दें, जिससे मामले में एफआईआर दर्ज करा जा सके। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक आईटीबीपी के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर और सीएमओ के बीच में वार्ता चलती रही। देखना ये होगा कि आधी अधूरी रिपोर्ट देने वाला, अस्पष्ट रिपोर्ट देने वाला स्वास्थ्य विभाग क्या अब इस मामले में कोई स्पष्ट रिपोर्ट देगा, जिससे आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में उसे इंसाफ मिल सकेगा। न्यूज़ इफेक्ट कानपुर। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर कई जगह ट्रांसफार्मर जलने, लाइन जलने जो शिकायतें हैं वो रात में बहुत ज़्यादा बिजली विभाग को मिल रही थी। लिहाजा नोएडा बिजली विभाग के द्वारा अब कर्मचारियों की तैनाती का समय बदल दिया गया है। शाम 7 बजे से 12 बजे तक तमाम बिजली घरों पर संबंधित कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। अगर बिजली में किसी तरीके की दिक्कत आती है, सप्लाई बाधित होती है, तो बिजली घर के नंबरों पर आप फ़ोन करेंगे तो तुरंत सप्लाई को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों से जब गर्मी बढ़ी है तो ज़्यादा डिमांड बिजली की बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बिजली का स्टॉक पूरा है, लेकिन लाइन पर लोड पड़ने की वजह से लगातार लाइनों में फॉल्ट आ रहे हैं। इन फॉल्ट को समय से सुधारने के लिए अब रात को 7 बजे से 12 बजे तक अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा। इस वक्त बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं और ऐसे में बिजली कटौती ने लोगों को समस्याओं में डाल दिया है। एक ऐसी घटना आई है जिसमें बिजली कटौती की वजह से एक परिवार का मौत का कारण बन गई। दरअसल मामला बाराबंकी का है। बाराबंकी में बिजली कटौती से परेशान एक परिवार घर के बाहर सो रहा था। उसी दौरान एक अनियंत्रित डंपर ने परिवार के लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और एक का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत गंभीर है। दरअसल बाराबंकी का परिवार बिजली कटौती के बाद सड़क पर सो रहा था। डंपर ने जब उन्हें कुचला तो उसी दौरान परिवार के मुखिया और 3 बच्चे की मौत हो गई। मां का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब तय किया जा रहा है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल आसपास के लोग इस घटना से हैरान हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब कम से कम सड़क किनारे रात न बिताएं। राजस्थान में भीषण गर्मी है। पूरे राजस्थान की बात की जाए तो 43 डिग्री से 50 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, लेकिन जयपुर की बात की जाए जो तापमान है वो 44 डिग्री से ऊपर है। और इस गर्मी में लोगों को बचाने के लिए इस तरह के शेड्स लगाए गए हैं, इस तरह की छायादार व्यवस्था की गई है कि रेड लाइट पर जब लोग रुकते हैं तो उस समय दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन कम से कम छांव में खड़े हो सके। कुछ देर के लिए जो दोपहिया वाहन हैं जब रुकते हैं तो इस भीषण गर्मी में कुछ राहत उनको मिल सके, इसलिए यहाँ पर इस तरह के शेड्स लगाए गए हैं। सिर्फ इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी देखेंगे तो रोड के दूसरी तरफ भी रेड लाइट पर इसी तरह के शेड्स दिखाई देते हैं। ये छायादार जगह जहाँ पर कोई भी वाहन आकर रुकता है तो 2 मिनट के लिए भी अगर रेड लाइट है तो उन 2 मिनट में गर्मी में वो व्यक्ति अगर दोपहिया वाहन पर है तो परेशान ना हो, इसको लेकर के इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती है, उनसे भी पूछते हैं जो व्यवस्थाएं की गई है क्या मानते हैं, क्या लोगों को फ़ायदा मिल पा रहा है इस व्यवस्था का? इस टाइम तो फ़ायदा मिल रहा है, पर लोगों को कितना भी समझा लो उसके नीचे तो रुकते नहीं हैं। आगे आगे धूप में ही रुकते हैं। जो इतना गवर्नमेंट इतना लिए इनके अच्छा कर रही है वो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आगे आने का कारण क्या है? आज क्या है कि हर इंसान आगे भाग में दौड़ में आगे भागना चाहता है। अच्छा,
ये है। हाँ, स्टॉप लाइन पे कोई नहीं, स्टॉप लाइन पे नहीं रुकते हैं, आगे आगे दौड़ते हैं। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी 50-60 वाहन जो खड़े होते हैं उनको तो, हाँ, कुछ लोग तो रुकते हैं पीछे, हाँ, उनको तो मिल रहा है। जो समझदार हैं वो तो सारे काम। ये देखिए तस्वीरें यहाँ शेड्स लगी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आगे आ जाते हैं, छाया में होने के बावजूद भी नियमों की अवहेलना करते हैं और जो क्रॉसिंग लाइन है उससे आगे आकर के खड़े हो जाते हैं जल्दबाजी में। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, जो लोग रुकते हैं यहाँ पर, उनसे ही कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको कितना फ़ायदा मिल पा रहा है यहाँ पर रुकने का, करने का, वो जानते हैं। भाई साहब रुके हैं आप, फ़ायदा मिल पा रहा है इस छाया का? बिल्कुल ज़रूर मिल रहा है, गर्मी में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से तमाम वो लोग हैं जो कि आकर के आप देखिए कि यहाँ पे मैं भी जब इस धूप से अंदर छाया में आया हूँ तो यहाँ राहत मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है थोड़ा सा कम है बजाय बाहर की तरफ से। अगर जैसे ही इस छाया से यहाँ से बाहर मैं धूप में निकलता हूँ तो अचानक गर्मी का ज़्यादा एहसास होता है। तो वही वाहन चालकों को पूरे जयपुर शहर में अलग अलग रेड लाइट पर इस तरह के प्रयास किए गए हैं, जिससे कि जो वाहन चालक हैं, दुपहिया वाहन चालक खास तौर पर, उनको यहाँ पर गर्मी से कुछ पलों के लिए निजात मिल सके। में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। ऐसे में घरों से निकलना दूभर हो चुका है। सरकार की तरफ से कई आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं, लेकिन जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, खासकर अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो इनको इसी गर्मी में लगातार कई घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। इनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं आज हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे और इन्होंने ये जो हेलमेट पहना हुआ है, इस हेलमेट में खास बात ये है कि ये एयर कंडीशनर हेलमेट है, यानी एसी हेलमेट है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल लाल साहेब सिंह। साहिब सिंह, ये बताइए कि ये जो आपने हेलमेट पहना है कैसा लग रहा है आपको? नहीं, इससे राहत मिलती है गर्मी में, थोड़ा गर्मी के अंदर जो है ठंड का जो वो होता है, महसूस होता है, और इससे काफ़ी राहत है फिलहाल गर्मी के अंदर। क्योंकि गर्मी तो लगातार बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री पार कर चुका है दिल्ली में। आप लोगों को कितने घंटे ड्यूटी करना पड़ता है? 8 से 10 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाती है। कई बार बढ़ भी जाता होगा टाइम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ऐसे में अगर ये हेलमेट आपके सर पे लगा हुआ है जो ठंडा हवा दे रहा है, बिल्कुल ठंडा दे रहा है सर, इससे काफ़ी जो है सिर में जो ठंडक महसूस होती है और राहत मिलती है गर्मी से। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रिफ्रेशमेंट वैन्स भी जो हैं वो आप लोगों को नींबू पानी, क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पे? ORS घोल मिलता है पर डे, वाटर बोतल है जो उसकी मिल्टन की, उसमें ½ लीटर पानी होता है जो ठंडा रहता है, कम से कम 8 से 10 घंटे तक वो ठंडा रहता है। तो उस जरूरत पड़ती फिर दोबारा हम उसको भर के इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ में पंखा भी दिया गया जो पंखे की हवा उससे राहत मिलती है। अब हम और ट्रैफिक के जवान जो लगातार यहाँ ट्रैफिक में आपको काम करते हुए नजर आएंगे, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हेड कांस्टेबल रमेश कुमार। रमेश जी, ये बताइए आपके हाथ में क्या है? ये पंखा है। कैसे चलता है ये बहुत अच्छा चलता है, इससे गर्मी लगती है तो इसको चलाकर बहुत राहत मिलती है। और ये वाटर बोतल है, इसमें नींबू पानी, इसमें 12 घंटे तक आराम से ठंडा रह सकता है नींबू पानी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।